हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 14 लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3। जैसे कि पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, और ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए ये पहला वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले आपको एज अ इंट्रोडक्शन में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता क्या है। जैसे आप लोग समझते हो वो इसी तरीके से मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी आपको उसका डिफरेंसेस क्या होता है मेटेलिक कंडक्टर्स से, वो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आपको देखो, पहला डिफरेंसेस मैंने क्या लिखा है इसमें कि जो करंट जनरेट होता है मेटेलिक कंडक्टर्स में वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है ना। ये सबको पता है आप लोग को। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर्स ले लो, कॉपर वायर ले लो, आयरन रोड ले लो, उसमें जो भी करंट जनरेट होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे आयन जो है वो आयन फ्लो करेगा, आयन फ्लो करने की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स। 2 नंबर में डिफरेंसेस क्या है, कोई भी कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, जैसे कि कॉपर वायर हो गया, आयरन हो गया, निकल, कोई भी आप वायर ले लो, ठीक है, आयरन रोड ले लो, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो तो किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। हाँ, कोई किसी तरह का बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड मैकिंग नहीं होगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मैकिंग नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं कोई किसी तरह का केमिकल डिकम्पोजिशन ना होना, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना तो यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। वो कैसे, जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या करते हो, सपोज आपने NaCl का इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, और उसमें आपने बाहर से वोल्टेक सेल लगाया, बाहर में आपने गैल्वेनिक सेल लगा के आपने वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हो, अंदर जाके वो उस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाता है, केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस करता है ना। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्या होता है, फाइनली NaCl जो होगा वो ब्रेक डाउन हो गया Na+ और Cl- बनेगा, उसी को हम बोल रहे हैं केमिकल डिकम्पोजिशन, है ना। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसका डिकम्पोजिशन होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 3 नंबर में क्या है डिफरेंसेस, 3 नंबर पे है रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, कार्नेल। तो कार्नेल क्या होता है, कार्नेल होता है जो न्यूक्लियस, ठीक है। उस वाले कंडक्टर्स में जो आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जैसे कि आप समझ लो कि आयरन का रोड है, उसमें आयरन का जो एटॉम है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो आयन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज जो आपका बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्नेल, ठीक है। मतलब आयरन एटम विदाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये और एक आयरन एटम, ये और एक आयरन एटम, इस तरह से बहुत सारे आयरन एटम लाइन करके हैं मेटल कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, बाहर होता है, उनके सरफेस में होता है, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से और एक पॉइंट पे जाएगा, इस साइड से इस साइड में जा रहा है, इस साइड से इस साइड में जा रहा है, तो इसके साथ अट्रैक्शन तोड़ना होगा, इसके साथ अट्रैक्शन बनाना होगा, फिर इससे तोड़ना होगा, इसके साथ बनाना होगा। तो इससे क्या होता है, तो ये जो तोड़ना होता है ना, ये अट्रैक्शन को, आपको अट्रैक्शन को ब्रेक करना होता है। तो ये ऑब्स्टिकल है एक्चुअली, ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा होता है, लेकिन बाकी जो न्यूक्लियस या इस तरह है वो उसको खींच रहा होता है, ठीक है, खींचेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल। तो इसके वजह से ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कार्नेल, ठीक है। तो ये कार्नेल जो है ये आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेजिस्टेंस इन द मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पे अगर आप देखो कि इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसमें क्या होता है, सोलिड सोलिड के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड के बीच में इंटरेक्शन होता है। जैसे कि आप पकड़ लो आयन आयन इंटरेक्शंस, ठीक है, आयन आयन इंटरेक्शन रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो, अट्रैक्टिव भी हो सकता है ना, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इस तरह का अलग अलग अगर आप सॉलिड लोगे ना तो उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जो आपका सॉलिड मॉलिक्यूल है या आयन है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो फ्रीली अगर मूव नहीं कर पाएगा तो हम उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। या फिर सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है। सॉलिड सॉल्वेंट जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड आपने पानी में दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो सोडियम प्लस को एंड Cl- को वाटर क्या करेगा, चारों तरफ से उसको सराउंड्स करेगा, है ना। तो चारों तरफ सराउंड्स करेगा, इसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो या फिर आप उसको बोलोगे हाइड्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रेशन की वजह से भी क्या होता है, सॉल्यूट का इंटरेक्शन, जो आपका मूवमेंट है वो स्लो हो सकता है, फ्लो जो है वो स्लो हो सकता है। अगर फ्लो स्लो हो गया तो आपका करंट जनरेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में
इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी की वजह से भी क्या हो सकता है, आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के बीच में मतलब जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं सॉल्वेंट का, उनके बीच में एक विस्कोसिटी फोर्स, विस्कस फोर्स क्रिएट होता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट स्लो हो गया तो सॉलिड को पकड़ के रखता है सॉल्वेंट, तो सॉलिड का भी मूवमेंट स्लो करा देगा, है ना। तो 4 नंबर पे है, देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे मेटल कंडक्टर पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज। रीज़न ये है कि मेटल कंडक्टर्स में जो कार्नेल होता है वो अपने मीन पोजीशन मूव नहीं करता, ठीक है, मीन पोजीशन से मूव नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेट करते रहता है आस्ते से। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है उनका। तो वाइब्रेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने नहीं देता और भी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन फंस जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आप बोलोगे कि हाँ कंडक्शन डिक्रीजेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो वो स्लो हो गया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद है और आपको शायद पहले से पता भी होगा, क्योंकि ये मेटल कंडक्टर्स आप लोग को क्लास 9 से मिल जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीजेस। रीज़न क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पे तो आयन्स है ना, तो आयन के बीच में आयन का जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो मूवमेंट बढ़ने की वजह से सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन हो गया, या फिर आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो गया, तो ये तीनों तरह के जो आपका इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज होने की वजह से आपका आयन अभी क्या होगा कि फ्रीली मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो आयन अगर फ्रीली मूव कर पाएगा तो उनका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इंटरेक्शन बात है। हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना ज़रूरी है, जैसे कि आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस समझने के लिए कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। तो सबसे पहला टर्म्स है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में आपको क्या जानना है, रेजिस्टेंस में आपको देखिए, रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है, द ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस, ओके। मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पे आपके एनोड है, यहाँ पे आपका पास कैथोड है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड में क्या होता है, एनायन जो होता है वो हमेशा क्या करना चाहिए, इसके तरफ मूव करना चाहिए, और जो कैटायन होता है वो कैटायन क्या करना चाहिए, कैटायन आपका इसके तरफ मूव करना चाहिए, है ना, कैथोड की तरफ मूव करना चाहिए। तो क्या होता है ना कि फाइनली तो कैटायन आपको इस तरह मूव करना चाहिए, एनायन इस तरह मूव करना चाहिए। लेकिन कैटायन और एनायन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से एनायन का जो मूवमेंट है और कैटायन का जो मूवमेंट है इसके तरफ थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस एनायन को वाटर ने चारों तरफ से क्या करके रखा, हाइड्रेशन करके रखा, इसको भी वाटर हाइड्रेशन करके रख सकता है ना। जैसे कि NaCl अगर हम लेंगे तो Na+ को वाटर क्या करेगा, इसको हाइड्रेटेड करके रखेगा, Cl- को भी हाइड्रेटेड करके रखेगा। तो हाइड्रेटेड करने की वजह से इसका मूवमेंट क्या हो जाता है, इसका मूवमेंट स्लो हो जाता है ना। तो मूवमेंट स्लो हो जाता है, ये बहुत आस्ते से आपके एनोड की तरफ पहुंचेगा और ये कैथोड की तरफ पहुंचेगा। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है, ये सारे ऑब्स्टिकल्स को ही हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। अभी 2 नंबर टर्म पे आते हैं। 2 नंबर टर्म्स में कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, एंड इज डिफाइंड एज इजीनेस विथ विच द आयन्स कैन मूव। कितना ईजी से एक आयन मूव कर सकता है, और वो आयन मूव करने से ही आपका क्या होगा, करंट जनरेट करेगा, और करंट जनरेट करने पर ही हम उसको क्या बोलेंगे, उसका कंडक्टेंस हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज नथिंग, इट इज़ द मूवमेंट, ओके। इसका मूवमेंट जितना इजी से वो मूव कर सकता है एक सॉल्यूशन में, उसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1/r, 1/r। कंडक्टेंस को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल C इज इक्वल टू 1/r होता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स। तो 3 नंबर पे आते हैं। अभी 3 नंबर पे आपको पढ़ना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है कि आपका 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है, जो आपका नंबर ऑफ आयंस होगा, वो सारे आयंस का जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपने 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन लिया, उसमें जितना भी आयंस है, उसको जितना भी ऑब्स्टिकल हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। डेफिनेशन यहाँ पे है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द, ठीक है, लेंथ क्या है आपका, जो 2 इलेक्ट्रोड होगा, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसी को हम लेंथ बोलते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ का ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम L बोल रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा उसको हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए एरिया के साथ क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा ना, ठीक है, ठीक है। और लेंथ जितना ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जल्दी से आके नहीं पूछेगा, ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होते रहेगा ना, कैटायन एनायन के बीच में, इसलिए। तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वल देंगे, तो एक कांस्टेंट आपको देना होगा, कांस्टेंट है रो,
रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो आर का जो यूनिट है वो ओम है, ए का यूनिट क्या है, ए का यूनिट आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एल का यूनिट क्या होगा, वो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे ही कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर। अभी फोर्थ टर्म जो है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। स्पेसिफिक का मतलब ही होता है 1 ml, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी आप स्पेसिफिक वर्ड देखोगे तो 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे सोचना है, ठीक है। डेफिनेशन 1 ml के लिए ही होता है। तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है या फिर कंडक्टिविटी हम बोलते हैं उसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। उसका रिप्रेजेंटेशन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, रो मतलब क्या होता है फिर आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। एल ऊपर चला जाएगा और 1 बाय आर मतलब क्या होता है, 1 बाय आर मतलब होता है कंडक्टेंस, है ना, हमने अभी भी देखा। तो कंडक्टेंस है और एल बाय ए होता है सेल कांस्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है। कोई भी सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट है ना, एल बाय ए का जो वैल्यू है वो कोई भी सेल के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए हम एल बाय ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू फिक्स रहता है पर्टिकुलर सेल के लिए, ठीक है। आप बाकी चीज़ चेंज करते रहो, एल बाय ए कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सी इंटू सेल कांस्टेंट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू आपका नया फॉर्मूला बन गया सी इंटू जी। और इसका यूनिट क्या है, देखिए यूनिट होगा आपका कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, है ना। 1 बाय आर होता है तो 1 बाय ओम मतलब ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मो भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा, इसको आप उल्टा कर दो बस एम एच ओ हो जाएगा, है ना। तो और फिर आपका ये कंडक्टेंस जो है, सेल कांस्टेंट जो है, सेल कांस्टेंट क्या था, एल बाय ए, एल का सेंटीमीटर, ए का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोनों को मिला के ये यूनिट हो गया ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, कप्पा। तो मो सेंटीमीटर इनवर्स, इसको मो को हम एस भी बोलते हैं, ठीक है। एस मतलब सीमेन, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये भी यूज़ होता है, ये मोस्टली यूज़ होता है, या फिर आप ओम इनवर्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर पे आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मोलर है, जैसे कि स्पेसिफिक होने से आपका 1 ml के लिए या फिर 1 ग्राम के लिए हो जाता है। तो मोलर मतलब जब भी मोलर होगा तो उसका मतलब 1 मोल के लिए है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, 1 मोल ऑफ आयन का जो सोल्यूशन होगा उसका जो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस होगा, उसी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितना भी आयन्स है, उस आयन्स का जो जितना भी कंडक्टिविटी होगा उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। वी क्या है, वो उतना वॉल्यूम है जिसमें आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, ओके। द वी इज दैट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी याद रखना है। और वी क्या है, वी इज दैट अमाउंट, दैट वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी हमें क्या करना है ना, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको एक्सप्रेशन जो है ना मोलर कंडक्टिविटी वो इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी लिखना है। तो अभी देखो, अगर मोलरिटी का आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। अभी अगर आप वॉल्यूम को 1 लीटर कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, है ना। एम क्या है आपका मोलरिटी। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया मतलब 1000 ml हो गया, तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या होगा, एम होगा, ठीक है। मतलब मोलरिटी को मैंने एम कंसीडर कर लिया, कैपिटल एम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एम कंसीडर कर लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा, एम, अगर आपका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब एम होता है तो आपका वॉल्यूम होता है 1 लीटर। तो अगर 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा तो वो कैपिटल एम कहाँ जाएगा, 1000 के नीचे, ठीक है, नीचे आ गया, ठीक है। यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ मैं इसमें। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा 1000 बाई एम एम एल, क्योंकि एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉल्यूम होता है 1000 ml। तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा 1000 बाई कैपिटल एम एम एल। अभी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो भी कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इससे मोलर कंडक्टिविटी में जो वॉल्यूम आएगा ना आपका, उस वॉल्यूम को हमको क्या करना है, इससे रिप्लेस करना है। क्योंकि ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम उतना वॉल्यूम है जिसमें सिर्फ आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या होता है, 1000 बाई एम होता है। तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो आप इस v के जगह ये मैं क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूट। तो ये सब्सटीट्यूट कर लिया, करने के बाद आपको एक नया फॉर्मूला मिल रहा है ना। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम।
और यहाँ पे ठीक है इसका जो यूनिट होगा कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और जो मोलरिटी है इसका यूनिट क्या है, ये कंसंट्रेशन है, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। और मॉल इनवर्स तो है ही साथ में, है ना। तो ये यूनिट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूनिट का ही खेल है पूरा चैप्टर, ठीक है, अच्छी तरह से। और यहाँ पे अगर सपोज ये सेंटीमीटर स्क्वायर पे नहीं है, ये मीटर स्क्वायर पे है, तो मीटर स्क्वायर पे होगा तो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है ना। आप कन्वर्शन करके देख लो, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर ये मीटर स्क्वायर पे होगा तो एक 10⁻⁴ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी हम 6 वाले टर्म पे आते हैं। 6 वाला टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो जैसे पहले आपका मोलर कंडक्टिविटी था तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो मोलर की जगह इक्विवेलेंट है। तो जैसे डेफिनेशन मोलर कंडक्टिविटी के लिए था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टिविटी होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, उसी तरह से इसका भी डेफिनेशन वही होगा कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी कंडक्टिविटी होगा उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे, है ना। डेफिनेशन देख लो यहाँ पे, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, ये बात आप लोग को समझना है, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आप लोग को क्लास 11 में मिला होगा कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट मास, ओके। या फिर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ओके। या फिर और एक था आपका और एक आपका ये भी था कि मॉल इनटू एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, जो भी बोलो। तो इस तीनों में से किसी भी एक को यूज़ करना है, ठीक है। जो भी सब्सटेंस है उसका वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास अगर 1 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपका कंडक्टिविटी जो भी कंडक्टिविटी आया तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे वही है कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, और ये वी क्या है, डेट वॉल्यूम विच कॉन्टेंस द 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द वॉल्यूम विच कॉन्टेंस द 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अभी फिर से आपको ये वॉल्यूम जो है अभी इक्विवेलेंट आ गया है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी के साथ रिलेटेड होता है ना। क्योंकि नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो वहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू वी, है ना। तो अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम वॉल्यूम को 1 लीटर ले लेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब एन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1 लीटर है, 1 लीटर या फिर 1000 ml बोल सकते हो उसको, है ना। तो मतलब क्या हो गया अभी, तो एन इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हो तो उसका वॉल्यूम 1000 ml है, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 बाई कैपिटल एन, है ना, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो उस वाले वी में जो फॉर्मूला था आपका कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल कप्पा इनटू वी, उस वी की जगह हम ये 1000 बाई एन सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको ये नया फॉर्मूला आ रहा है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट है आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। इसका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था, और इसका क्या है, इसका हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ लीटर। मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। वो सेंटीमीटर के ऊपर आ जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट इनवर्स। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी होता तो यहाँ पे क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। मॉल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स है, मतलब, ठीक है। और इस दोनों में रिलेशन भी निकालना है आपको, ठीक है। जो मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों में रिलेशन भी निकालना है, बहुत इजी भी है। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा एन और नीचे रह जाएगा एम। और एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है एन इंटू कैपिटल एम, तो नीचे तो एम है ना। तो ये एन इंटू एम, नीचे एम है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन रह जाएगा। तो एन इज द एन फैक्टर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये अगर इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी
मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन के साथ साथ आप कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, मतलब ठीक है। तो डाइल्यूशन करने का मतलब होता है कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हो। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर आपका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है, ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या था, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, राइट। या फिर कंडक्टेंस इज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। हर आयन का जो अपना जो चार्ज कैरी करता है उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे डाइल्यूशन हम करेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सॉरी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। चाहे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, दोनों के लिए क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है विद अ डाइल्यूशन। लेकिन दोनों के लिए रीज़न जो है ना, रीज़न अलग अलग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें और एक बात आपको याद समझ में आना चाहिए कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहा हूँ तो इसका कारण क्या है, किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जहाँ पे आपका बॉन्ड डिसोसिएशन जो है वो 100% नहीं होता है। एक्वास फेज में पानी में आपने एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, इस तरह का अगर डिसोसिएशन हो रहा है, इतना परसेंट का डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे, जहाँ पे जो बॉन्ड है, ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होगा, कोई भी सॉल्ट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो पानी में देने के साथ साथ 90-95%, 100% अगर डिसोसिएट हो जाता है तो उसको हम लगभग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है। तो बहुतों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलने से आपका क्या होता है, जैसे कि NaCl टाइप सोल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कैसा होता है, जैसे कि आपका एसिडिक एसिड टाइप सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी देखते हैं रीज़न क्या है। दोनों ही आपका कंडक्टेंस बढ़ता है डाइल्यूशन के साथों साथ। तो डाइल्यूशन करने पर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका डिसोसिएशन तो 100% नहीं है, तो उसका डिसोसिएशन अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। अल्फा क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएटेड हो रहा है, ठीक है, 5%, 4%, 3%, 10%। तो वो अल्फा जो है वो अल्फा का एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू √K/C। के क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/C की जगह क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, है ना। तो विद डाइल्यूशन मतलब क्या है, V इंक्रीज हो रहा है, V इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा भी इंक्रीज होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होगा, अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, डिसोसिएशन बढ़ रहा है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, पहले अगर 4-5% था तो अभी 10-15-20% हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो डिसोसिएट बढ़ेगा मतलब आपका वो मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट होकर कैटायन आयन बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से क्या होता है, सिंपली कंडक्टेंस बढ़ जाता है। डाइल्यूशन होने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, इसलिए कंडक्टेंस आपका बढ़ रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, वो तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट होता है। आप उसको डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन करने से पहले ही तो 100% डिसोसिएट हो जाता है ना, आयोनाइज हो जाता है वो। लेकिन क्या होता है कि जो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है जहाँ पे आपने अभी तक डाइल्यूट नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि 100% आयोनाइज होने के बाद भी आयन के बीच में, ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि डेंसिटी इज़ वेरी हाई, या फिर गैप बिटवीन द आयन इज़ वेरी लेस, है ना। तो गैप कम होने की वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उनके बीच में क्या है, गैप कम होने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, फिर से आपका मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मूवमेंट नहीं होगा तो उनका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप डाइल्यूशन करोगे ड्यू टू डाइल्यूशन तो गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ेगा तो उनके बीच में मूवमेंट बढ़ेगा, मतलब क्या उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो मूवमेंट बढ़ने पर कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है ना, यहाँ पे कंडक्टेंस होना चाहिए था, तो कंडक्टेंस क्या है, इंक्रीजेस, ठीक है। वो चाहिए डाइल्यूट सोल्यूशन हो या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो। तो डाइल्यूट मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है कि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही लिया है, लेकिन नंबर ऑफ जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है पर ml वो कम है
है ना। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, इसमें आपने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइटिक मॉलिक्यूल है वो आपने ज़्यादा लिया है, NaCl का नंबर ज़्यादा है इसमें मॉलिक्यूल, है ना, कंपाउंड। और इसमें NaCl का जो कंपाउंड वो कम है डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन दोनों पे ही क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों पे ही 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा होगा, कंसनट्रेटेड में ज़्यादा होगा, है ना। नंबर ऑफ आयन भी ज़्यादा होगा, डाइल्यूशन के साथ गैप भी इंक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, ज़्यादा मूवमेंट होगा। डाइल्यूट में क्या है, डाइल्यूट में कंसनट्रेटेड के कंपेयर में कम है, लेकिन यहाँ पे भी डाइल्यूट में भी अगर आप डाइल्यूशन करते रहोगे तो यहाँ पे गैप तो ऐसे भी ज़्यादा है, तो डाइल्यूशन करने पर और भी गैप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा। अभी कंडक्टिविटी में आते हैं। तो कंडक्टिविटी में क्या है, कंडक्टिविटी इज द, इसका डेफिनेशन क्या था, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे कंडक्टिविटी हमने इसको बोला था, है ना। तो 1 ml सॉल्यूशन में जितना भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है या फिर जितना भी आपका आयंस है वो सब का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो डाइल्यूशन करने पर उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, 1 ml में जो नंबर ऑफ आयन होगा वो सारे आयन की वजह से जो कंडक्टेंस होंगे उसी को हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, पर ml जो नंबर ऑफ आयन है वो तो कम हो जाएगा, है ना। आपने क्या करा था, पहले आपने एक छोटा सा 1 ml में आपने 10 नंबर ऑफ आयन लिया था, अभी आपने इसको वॉल्यूम बढ़ा के इसको आपने 20 ml कर दिया, है ना। तो 20 ml करने पर अभी कितना नंबर ऑफ इसमें आयन है, 10 ही होगा ना। तो 20 ml, लेकिन पर 10 ml में कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयन जो है आपका पर जो 5 ml है वो आपका क्या हो रहा है, पर ml पर लीटर जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। पहले ये 1 लीटर में क्या था, 10 नंबर ऑफ आयन, अभी ये आपने 1 लीटर और पानी देकर 2 लीटर कर दिया, तो 2 लीटर में अभी क्या हो गया, नंबर ऑफ आयन तो 10 ही होगा ना, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा। तो पहले 1 लीटर में 10 आयन था, अभी 1 लीटर में 5 आयन थे, नंबर ऑफ आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे ना कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज विद डाइल्यूशन, ठीक है। तो मतलब ये बोलो कि डेफिनेशन को फॉलो करते रहना, डेफिनेशन को भूलना नहीं है। अब आते हैं थर्ड नंबर टॉपिक पे। थर्ड जो ये है मतलब डाइल्यूशन के साथ रिलेशन क्या देखना है आपको, तो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस ओके प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगा उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या था, द कंडक्टिविटी ऑफ द ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस दोनों का जो फॉर्मूला था ये था, है कि नहीं, दोनों का फॉर्मूला ये है। तो अभी देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपने कंसंट्रेशन के साथ क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और कप्पा के साथ क्या है, डायरेक्टली, कप्पा के साथ क्या है, डायरेक्टली। इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों का रिलेशन सेम है, जस्ट डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ऑन डाइल्यूशन अगर डाइल्यूट करेंगे ना, तो डाइल्यूट करने पर क्या होता है, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है ना। तो अगर डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज, है ना। तो ये हो गया आपका, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर मोलरिटी हो गया डिक्रीज। और कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी भी तो कम होगा ना, हमने अभी अभी 2 नंबर पे पढ़ा है, कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो 1 ml पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा, आयन कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो अभी दोनों ही डाइल्यूशन करने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। अगर मोलरिटी कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो एक और एक को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, एक और एक को अपोज कर रहा है। तो किसका बात हमें सुनना चाहिए, है ना, कि कौन डोमिनेट करेगा। तो इसको डोमिनेट कौन करेगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसका बात सुनेगा, किसको फॉलो करेगा, मतलब ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये हमें कैसा पता चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर से समझना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल देखना है कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है इसको देखने के लिए जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो वी फाउंड दैट द इफेक्ट ऑफ मोलरिटी इज मोर डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू कंडक्टिविटी। तो मोलरिटी के हिसाब से ही मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगा, ठीक है। तो विद डाइल्यूशन हमें पता है मोलरिटी क्या होता है, डिक्रीज। तो मोलरिटी डिक्रीज है और मोलरिटी इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज, है ना। सो मोलरिटी इज द डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि नॉर्मलिटी का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी डिक्रीज होने से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा।
सो दोनों ही क्या करेगा, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो लास्ट में फाइनली मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है कि डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर कप्पा तो क्या होता है, कप्पा तो डिक्रीज़ होता है, लेकिन आपका जो मोलरिटी है वो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी आपका डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो मोलरिटी को फॉलो करके मोलर कंडक्टिविटी यानी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों क्या करेगा, इंक्रीज़। बस आपको एक बात याद रखना है इसमें, नोट में देखिए, नोट में मैंने इसमें बताया है कि जो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टिविटी दोनों ही तो इंक्रीज होता है ना, डाइल्यूशन करने दोनों ही इंक्रीज होता है, लेकिन दोनों का जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी है ना वो थोड़ा अलग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग है। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब जो इंक्रीजेस है विद डाइल्यूशन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, वो डिफरेंट होता है। तो हमें वही चीज़ पढ़ना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाई हुक्केल ऑनसागर इक्वेशन आएगा, कॉलरस लॉ आएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ना है अभी। हाँ चलो तो पढ़ते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी वेरी किसे करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, जो लास्ट बोले उसमें मैंने नोट्स में जो लिखा है उसी चीज़ का भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम वेरिएशन पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ कंसंट्रेशन डिक्रीज, मतलब इस तरफ कंसंट्रेशन डिक्रीज में डाइल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो अब डाइल्यूट, जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद डाइल्यूशन कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये हमने पहले ही पढ़ा है ना, दोनों के लिए ही आपका क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। तो इस कंपैरिजन को, जैसे कि इस ग्राफ में मैंने क्या लिया है, KCl और ACl दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो KCl का ग्राफ मैंने ये ड्रॉ करा और ACl का ग्राफ ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन है दोनों ग्राफ। ठीक है, तो KCl का जो ग्राफ है वो नीचे, ACl का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है। तो इसमें आपको समझना है कि HCl का ग्राफ ऊपर होने का मतलब ये होता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl वो KCl से ज़्यादा है। ठीक है, HCl का मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है देन KCl। तो रीज़न क्या हो सकता है, इसका तो एनाइन और इसका तो एनाइन तो सेम है ना, तो इसका एनाइन और इसका एनाइन तो सेम है, कैटाइन अलग अलग है। तो कैटाइन अलग अलग होने के कारण एक में तो है आपका H+, ठीक है, इसमें है आपका H+, और इसमें है K+। तो इस दोनों में साइज़ किसका आपका बड़ा है, K+ का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, H+ का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो छोटा होने के कारण उसका जो मूवमेंट होगा, मोबिलिटी होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, आयनिक मोबिलिटी। स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, इसलिए आपका HCl का ज़्यादा मोबिलिटी होने के कारण उसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बाद नीचे देखते हैं। तो वही इसका जो कंपैरिजन है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मतलब मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, इसका कंपैरिजन सबसे पहले डेबाय, हुकेलो और सागा, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। और तीनों ने मिलकर एक इक्वेशन दिया, वो है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये ऊपर ये नॉट लिखने का मतलब, ओ लिखने का मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो एक -B√C, तो इसका डिराइवेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करा इसको। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना है और इस नाम को याद रखना है, डिवाई हुकेल ओनसागर इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बी एक कांस्टेंट है। ठीक है, बी एक कांस्टेंट है और सी क्या है आपका कंसंट्रेशन। तो नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है ये मतलब डेल्टा एम ओ से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और डेल्टा एम ओ जो होता है ये कांस्टेंट होता है एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब दूसरे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग वैल्यूज होगा। और मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा मतलब ये कैपिटल लैम्डा एम, ठीक है, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। और ये स्मॉल बी जो कांस्टेंट है सॉल्वेंट के लिए, वो टेक्स इनटू अकाउंट विस्कोसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ये दोनों चेंज होते रहेंगे तो बी भी चेंज होगा मतलब। ठीक है, लेकिन एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए ये दोनों चीज़ें सेम रहता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड विस्कोसिटी, तो ये दोनों सेम रहता है, तो बी का वैल्यू भी फिक्स रहेगा। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखना है, इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइन दिया है और यहाँ पे ये सॉलिड लाइन है। इसके बाद इस सॉलिड लाइन के बाद मैंने डॉट डॉट लाइन देके मैंने एक्स्ट्रापोलेशन करा करके इस वाई एक्सिस में इसको कॉन्साइड कराया। ठीक है, तो ये कॉन्साइड करने के बाद इस वाले पॉइंट में कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है 0। तो इस वाले पॉइंट में जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, मतलब कंसंट्रेशन जब नियरली 0 हो जाता है, तब जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, या फिर डेल्टा एम ऊपर ओ भी लिख सकते हो ना, ओ लिखने का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ना हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं।
ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। एक्सट्रापोलेशन कर दीजिए पीछे से जाके जहाँ पे कोइंसाइड करेगा वही बताएगा इसका मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम नहीं सकेंगे, क्योंकि वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उसी को पढ़ते हैं अभी। तो ये रहा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो देखिए एक कार्व है। ठीक है, जो ग्राफ है वो एक कार्व है। ठीक है, और ये कार्व एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट में जाके वाई एक्सिस में कॉन्साइड करेगा इनफाइनाइट में। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि एक्सट्रापोलेशन करते रहेंगे तो फिर भी आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आप नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ये सारे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका मिथानिक एसिड और इथानिक एसिड में मिथानिक का थोड़ा ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, रीज़न वही पहले की तरह है आपका। देखिए एनाइन जो है इसमें दोनों में सेम है ना, सिर्फ कैटाइन क्या होगा, कैटाइन चेंज हो जाएगा। कैटाइन क्या है इसमें, एनाइन इसमें एक है ये और कैटाइन है ये, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एनाइन अलग अलग होगा, कैटाइन नहीं। ठीक है, तो कैटाइन तो सेम है, एनाइन अलग अलग है। तो ये थोड़ा बड़ा है, बल्कि है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, इसका जो मोबिलिटी होगा, आयनिक मोबिलिटी, वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी इसका ज़्यादा होगा, मोलर कंडक्टिविटी इसके लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें लिमिटेशन यही है कि हम मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉलस नाम का एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने एक लॉ दिया, उसके हिसाब से हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अब चलो पढ़ते हैं, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो कॉलस नाम के एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम मतलब मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका एक सोल्यूशन दिया उन्होंने। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या कहा देखें, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, अगर आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट करोगे तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो आयंस है, मतलब जो भी आयंस निकलेगा वहाँ से, वीक हो या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्पेशली फॉर वीक के बारे में बताया उन्होंने। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आएंगे, कैटायन एंड आयन, वो कम्प्लीटली एक और एक से इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, विल बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, so limiting equivalent conductivity of any electrolyte will be equal to summation of limiting equivalent conductivity of cation and anion। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होने होगा मतलब क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर आपका जेडबलई मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन था। तो इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली, मतलब एक इनफाइनिटली डाइल्यूट करोगे, तो करने के बाद जो कैटायन और एनायन मिलेगा, तो इस कैटायन और एनायन के बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये अपना मूवमेंट, आयनिक मोबिलिटी जो है, ये कैटायन को, एनायन कोई भी इसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मतलब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, या फिर ये इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ठीक है, एक और एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि इसका 100% कंडक्टिविटी होगा, जो होना चाहिए थियोरेटिकली, वो प्रैक्टिकली भी, आपका एक्सपेरिमेंटली भी वही मिलने वाला है। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है, जो आपने थियोरेटिकली कैलकुलेट करोगे, प्रैक्टिकली भी, एक्सपेरिमेंटली आपको वही देखने को मिलेगा। तो यही है बोलने का मतलब कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अभी देखो, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप क्या कर सकते हो ना, इस तरह से ये वाला जो बॉक्स में मैंने लिखा ये लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट। अगर इन्फाइनिटली डाइल्यूट करोगे तभी जाके ये हो सकता है। मतलब इन्फाइनिटली डाइल्यूट में क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू समेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड आयन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन किस तरह से है, आपको शायद यहाँ पे अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी कॉलस लॉ का जो मतलब एप्लीकेशन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने का फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका एग्जाम्पल करने से पहले ना हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ लेना है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कर लेते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन हम कॉलर्स एक साथ करते हैं। जो आपको वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तो वो मैं आपको एप्लीकेशन में अच्छी तरह से समझा दूंगा उसको, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें क्लियर करना है। जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या था, यही था ना, हमने वहाँ पर डिराइव करा था। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी उस इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो सिमिलरली अगर कैटायन के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो ये आपका देखो, ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन, जस्ट एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी आयन के लिए अगर निकालना है, तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर है उस आयन के लिए, तो आपको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो सिमिलरली अगर
एनाइन के लिए निकालना है तो उसमें भी आपको एनाइन का जो एन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो एन फैक्टर होता है क्या, कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो ये हो गया स्मॉल लैम्डा प्लस एन प्लस इक्वल टू स्मॉल लैम्डा माइनस एन माइनस, ये ऐसे ही एक नंबर है रिप्रेजेंट, ऐसे इसको डिनोट किया मैंने इसको, लैम्डा से कोई वेवलेंथ नहीं है ये। तो ये क्या समझाता है, ये समझाता है नंबर ऑफ कैटायन, और ये क्या समझा रहा है, ये चार्ज ऑन द कैटायन, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ एनायन और ये हो गया आपका चार्ज ऑन द एनायन, ठीक है। और दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका बैलेंस कैसे होगा, न्यूट्रल स्पेसिस का न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे होगा, है ना। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कैटायन और चार्ज ऑन कैटायन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एन फैक्टर मिलेगा, या फिर आप इसका नंबर ऑफ एनायन और चार्ज ऑन एनायन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एन फैक्टर मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl ले लीजिए, तो NaCl में क्या है कि इसमें एन फैक्टर निकालना है, तो कैटायन एक ही है, चार्ज कितना है 1, तो 1 इंटू 1 है ना, और एनायन कितना एक ही है, उसका चार्ज कितना है 1, तो 1 इंटू 1, तो एन फैक्टर NaCl के लिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1। तो इन द सिमिलर वे अगर सिल्वर सल्फेट के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए निकालना है तो इसमें कैटायन कितना है 2, चार्ज कितना कर गए +3 कर गए, तो 2 इंटू 3, और एनायन कितना है 3, चार्ज कितना कर गए 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी आपको इसी तरह से निकालना है। तो समझ में आ गया होगा एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है तो ये दोनों क्या है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, ये मोलर कंडक्टिविटी होगा, ये भी मोलर कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये मोलर कंडक्टिविटी एनायन, जस्ट आपको कितना है वो कैटायन कितना है, ये क्या है नंबर ऑफ कैटायन, और ये कितना है नंबर ऑफ एनायन, जस्ट उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट का अगर 1 मोलर है तो मैग्नीशियम आयन का कितना होता है 1 मोलर, क्लोराइड का कितना होता है 2 मोलर होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है ना, कितना कैटायन या कितना एनायन आ रहा है, बस उसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो क्या करना है, बस आपको मोलर कंडक्टिविटी को एन से डिवाइड करना है ना, एन फैक्टर से, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या था एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बस उसी का रेसिप्रोकल किया मैंने यहाँ पे। तो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है और आपके पास दोनों आयन के लिए मोलर कंडक्टिविटी है, तो आपको क्या करना है, बस प्लस करना है, जस्ट ध्यान पे रखना है कि मैग्नीशियम कितना एक ही है तो इसमें 1 आया, इस क्लोरीन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है इसलिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए तो उसमें क्या करना होगा, इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, और इसमें भी आपको 2 क्लोरीन है ना, तो 2 इंटू ये तो मोलर कंडक्टिविटी टोटल हो गया ऑफ क्लोराइड डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी है, हाँ ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एमोनिया, और ये हो गया एल्यूमिनियम के लिए, ये हो गया सल्फेट के लिए। अच्छा ये मोलर कंडक्टिविटी मैंने बोल दिया, किससे समझ में आया आप लोगों को, इसका यूनिट देखना है, देखिए यूनिट में मोल इन्वर्स है ना, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। और ये भी मोलर कंडक्टिविटी, ये इक्विवेलेंट इन्वर्स है तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो यूनिट से आपको मतलब ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो आपको ध्यान रखना है। और निकालना क्या है आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं सबसे पहले नंबर 1। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो क्या होगा, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है ऑलरेडी एल्यूमिनियम का, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो कितना है आपका, इसका वैल्यू 300 है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है, एल्यूमिनियम के लिए 3 होता है, इसका चार्ज देखिए, है ना। तो हो गया आपका 100, ठीक है। तो 100 यूनिट वही रहेगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट इसको इक्विवेलेंट इन्वर्स करना है, ठीक है। मोल इन्वर्स की जगह इक्विवेलेंट इन्वर्स करना है। तो ये 1 नंबर सोल्यूशन हो गया। अभी 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर पे क्या बोला है कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम +3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सल्फेट, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है तो आगे नंबर मत लगाना, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम में 3 सल्फेट है बोल के यहाँ पे 2 और 3 मत लगा देना, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट में नंबर नहीं लगाना चाहिए। तो इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना निकाला है हमने इसमें 100, ठीक है। और सल्फेट का तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसका 125, तो आंसर हो जाएगा 225, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, ये आंसर है। 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में क्या बोला है, बोला है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एमोनियम सल्फेट के लिए निकालना है, ठीक है।
अच्छा, ये मोलर मोलर निकालने के लिए बोला है, तो मोलर होगा तो कितना आयन है वो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे एमोनियम 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायलेशन फॉर द एमोनियम आयन, ठीक है। और जो सल्फेट है, सल्फेट तो एक ही है, तो इनटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन फॉर द सल्फेट। लेकिन सल्फेट का आपके पास मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, आपके पास क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो उसको एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट कर देंगे तो एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद ये एमोनिया का जो है, एमोनिया का कितना है, एमोनिया का आपके पास है 200 प्लस, और इसका अभी आपको कितना दिया हुआ है 125, इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 650, आंसर आने वाला है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। तो हम अभी फाइनली एप्लीकेशन पार्ट में आ गए कॉलर्स लॉ का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कॉलर्स लॉ का इम्पॉर्टेंट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, आपको कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आप ग्राफ से नहीं कर सकते एक्स्ट्रापोलेशन करके, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे देखते हैं, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना होगा इसमें। जैसे कि अगर आप एसिटिक एसिड ले लिया आपने, तो एक इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल साइन देते हैं, है ना। इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पे रिवर्सिबल साइन देते हैं। तो रिवर्सिबल साइन क्या डिनोट करते हैं कि सारा जो आपका रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, फिर घूम के आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इरिवर्सिबल साइन दिया क्योंकि ये इनफाइनाइट डायल्यूशन किया हुआ है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन में 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो 100% डिसोसिएट होने से इरिवर्सिबल साइन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये से लिख सकता हूँ ना कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, दोनों का क्या होगा, इंडिपेंडेंट अपना मोलर कंडक्टिविटी जो है उनका समेशन होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इसके बाद तो देखो अभी ध्यान से यहाँ पे, अगर मुझे इसका, ठीक है, इसका अगर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन निकालना है तो इसका निकालना होगा और इसका निकालना होगा, अलग से निकाल के दोनों को बस प्लस कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या है, अभी ये कहीं से भी इसका कंडक्टिविटी निकालना है और कहीं से भी किसी और इलेक्ट्रोलाइट से भी होने से इसका कंडक्टिविटी आपको निकालना होगा। जैसे कि मैंने ये निकाला, इसको अच्छी तरह से सजा दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें सोडियम एसिडेट है। सोडियम एसिड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो हमारे पास तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन वो तो अवेलेबल है, वो ग्राफ से निकल जाता है ना। और HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास एसिडेट आयन आ गया, आपको एसिडेट चाहिए तो एसिडेट आ गया, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा हो गया, फिर आपको एक H+ चाहिए तो आपने HCl भी लिया, ठीक है, इसलिए दोनों को प्लस कर दिया। तो प्लस करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सोडियम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपने NaCl को माइनस कर दिया। तो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के हेल्प से ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने बोला था ना कि आपको कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें जो एनायन और कैटायन होगा उनका जो मतलब इंडिपेंडेंट जो अपना मोलर कंडक्टिविटी है उसको समेशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मतलब ये हम कर रहे हैं, मतलब, है ना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दोनों का प्लस करेंगे तो सोडियम एसिडेट का निकलेगा, है ना। यहाँ पे भी H+ और Cl- का प्लस करेंगे तो HCl का निकलेगा। तो वही है, जस्ट हमने यहाँ पर रीअरेंज करा, रीअरेंज करके हमने एसिटिक एसिड का निकाला। तो इस तरह से आप किसी भी सॉल्ट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप क्या कर सकते हो, इसमें मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। 2 नंबर एप्लीकेशन पे आते हैं। इसमें क्या है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, NCERT में भी है और बोर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इवन आपका एंट्रेंस में भी आ चुका है ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। तो हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन में अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्फ़ा के लिए 1 होना चाहिए। 1 मतलब ये सबसे ज़्यादा होता है ना, हाईएस्ट होता है, मतलब 100% डिसोसिएट हो गया, है ना। इनफाइनाइट डायल्यूशन में 100% डिसोसिएट होता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही कर रहे हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या होगा, उसमें अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसका तो 1 तो होगा नहीं, 1 से कम होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। मतलब ये इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं है, किसी भी कंसेंट्रेशन में
अल्फ़ा का वैल्यू समथिंग 50-40%, 20%, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हमने अल्फ़ा ले लिया, लेट इज कंसिडर अल्फ़ा, ठीक है। तो अब दोनों को डिवाइड कर दिया, मोलर कंडक्ट मतलब प्रोपोर्शनल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन के लिए अल्फ़ा होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए क्या होता है आपका 1 होता है ना। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको अल्फ़ा मिलेगा। तो अल्फ़ा अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन निकालने के लिए बोला है, तो अब अल्फ़ा आपके पास होना चाहिए, या फिर अल्फ़ा भी निकालने के लिए बोल सकते हैं ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और अगर आपके पास अल्फ़ा है तो आप के भी निकाल सकते हो। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे ए लिख सकते हो अगर एसिड होगा, तो बी लिख सकते हैं अगर बेस होगा, वीक बेस अगर होगा, है ना। तो ये सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये तो फर्स्ट ईयर से आया है, ये तो मुझे समझाना नहीं है ना, आप लोग को आता होगा, ये फर्स्ट ईयर से आपको मिला होगा ये वाला फार्मूला, बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, बस ये पुट कर देना है दोनों पे, पुट करके आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है पूछा है, इसमें द कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोक्रोटिक एसिड इज दिस, ठीक है। कंडक्टिविटी दिया हुआ, कप्पा दिया हुआ है, ओके, कप्पा इज गिवन टू यू, कप्पा इज 3.3 इंटू 10⁻⁴, ओके। ओम इनवर्स या सीमेन भी लिख सकते हैं इसको हम, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एट ए कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी इज गिवन टू यू 0.02 मोलर, ठीक है। और क्या है, इफ़ एट दिस कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, अल्फ़ा भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, 0.05, तो आपको निकालना क्या है, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा एम, ठीक है। तो अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ ये तो नहीं है आपके पास, है ना, तो ये आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले, ये कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी। तो ये कप्पा भी दिया हुआ है, मोलरिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सब पुट करने के बाद आपको यहाँ पे एक वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। और वो वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, पुट करके, और अल्फ़ा तो 0.05, ओके, 0.05 दिया हुआ है, पुट कर लेना, ये आ जाएगा आराम से, ठीक है। आंसर जो है आप निकाल लेना खुद इसको, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना। अब आते हैं 3 नंबर एप्लीकेशन में, ठीक है, कॉलर्स लॉ का 3 नंबर एप्लीकेशन। तो इसमें क्या बोला, देखो एप्लीकेशन जो है ये सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, किसका, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। देखो जो के एस पी एंड एस है, ये बहुत फेमस है ये दोनों, ठीक है। हर चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, आयनिक लेवल में भी है ना, और चैप्टर्स में भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मिल गया, है ना। तो सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसका होता है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब होता है जो सॉल्ट आपका कंप्लीटली डिजॉल्व या 100% डिजॉल्व नहीं होता, है ना, अच्छी तरह से सोल्यूबल, इनसोल्यूबल सॉल्ट को बोलते हैं हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो कैसे हम अभी के एस पी या एस कैसे निकालें, हैं, विद द हेल्प ऑफ द, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कंडक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड बिकॉज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हैज वेरी लो सोल्यूबिलिटी। अच्छा, ये लास्ट वाला लाइन तो आपको समझ में आ रहा है ना, कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो होता है उसका सोल्यूबिलिटी क्या होता है, बहुत कम होता है, कम होता है ना। तो क्या करेंगे, अगर हम उसी सॉल्ट सॉल्यूशन को जहाँ पे कम करके डिजॉल्व हो रहा है, बहुत सारा आपका नीचे प्रिसिपिटेट होकर रखा है, उसी में अगर आप इन्फाइनिटली पानी डालते रहोगे तो एक ऐसा समय आएगा कि सारा सॉल्ट डिजॉल्व हो गया। तो सारा स्पेरिंगली सॉल्ट डिजॉल्व, इन्फाइनिट डाइल्यूट करने पर ऐसे इजीली डिजॉल्व नहीं होता है ना। तो आप इन्फाइनिटली डाइल्यूट करोगे तो किसी एक वॉल्यूम पे जाके सारा जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। और उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसलिए इस लाइन को इस तरह से स्टार्ट किया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि वो इन्फाइनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का जो सोल्यूबिलिटी होता है बहुत लो होता है ना। तो इन्फाइनिटली डाइल्यूट करेंगे तो हमारे लिए जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वही हमारे लिए क्या, इन्फाइनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना। जैसे कि केस में एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि AgCl का केस पे 10⁻10 है, तो सोल्यूबिलिटी कितना होगा, 10⁻5। ये आता होगा आप लोगों को निकालना, है ना। कैसे निकालते हैं इसको, अगर AgCl है तो AgCl डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर क्या मिलेगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस, इसका सोल्यूबिलिटी S और S से कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है, कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस कंसनट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ AgCl। तो ये जब इधर आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं KSP, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ K एंड दिस इस KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस का मोलर कंसनट्रेशन और Cl माइनस मोलर कंसनट्रेशन, और इसका जो है सोल्यूबिलिटी क्या, S इंटू एस, तो ये हो गया S स्क्वायर।
ठीक है। तो के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, तो एस इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर के एस पी। अगर आपका के एस पी 10⁻10 है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा, 10⁻5। ठीक है। तो 10⁻5 जो ये कंसनट्रेशन आई है तो वो बहुत कम कंसनट्रेशन है ना AgCl का। ठीक है। तो अगर हम मतलब मोलरिटी का अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो क्या है, 1 मोलर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका, 10⁻5 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 10⁻5 मोल्स ऑफ AgCl प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर में अगर आपका 10⁻5 मोल्स है तो ये तो हमारे लिए बहुत इनफाइनाइट डायल्यूट सोल्यूशन हो गया ना, है कि नहीं। तो अभी हम ऐसे कर सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो क्या होता है 1000 इंटू कप्पा बाई 1000 होता है ना। तो अगर हम मोलरिटी को सोल्यूबिलिटी बना देंगे तो इसको हम मोलर कंडक्ट के इनफाइनाइट डायल्यूशन लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे मोलरिटी के जगह पे हमने क्या कर दिया, सोल्यूबिलिटी पुट कर दिया। तो ये कब होता है, ये सोल्यूबिलिटी हमें कब मिलेगा, 10⁻5 कब मिलेगा, जब इनफाइनाइट डायल्यूट सोल्यूशन होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी भी वो क्या, कौन सा मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, वो इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला ही मोलर कंडक्टिविटी होगा। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा डिराइव कर दिया, है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाल लो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए विद द हेल्प ऑफ द कॉलरस लॉ, तो आप सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हो। कप्पा तो दिया ही रहेगा, है ना, कप्पा तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको कॉलरस लॉ यूज़ करके निकालना है। तो निकाल के फिर आप इसमें पुट करोगे तो इस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे तो सोल्यूबिलिटी आ जाएगा ना। तो सोल्यूबिलिटी आ जाएगा तो आपका के भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्यूबिलिटी एंड के हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोलना है कि आपने AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में, और इसका कंडक्टिविटी कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन का। एंड डेट ऑफ वाटर यूज्ड इज दिस, और ये प्योर वाटर का कंडक्टिविटी है। ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी ऑफ वाटर सॉल्वेंट इज गिवन टू यू। ओके। एंड उसमें क्या बोला, इफ़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर AgCl इज दिस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये हो गया, है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो देन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी यानी के, तो सोल्यूबिलिटी निकालना है और के निकालना है। तो सबसे पहले सोल्यूबिलिटी निकालेंगे, है ना, कौन सा फॉर्मूला अभी जो हमने डिराइव करा है एप्लीकेशन नंबर 3 वाला। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, आपको निकालना है के किसके लिए, सोल्यूबिलिटी किसके लिए, AgCl के लिए ना। तो आपको AgCl का ही कंडक्टिविटी लेना है, लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टिविटी ये सोल्यूशन का है और ये वाटर का है। तो क्या होता है कि जो टोटल कंडक्टिविटी होता है ना, वो मतलब जो सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो एक्चुअली कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट होता है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे कि इस वाले सॉल्यूशन में सिर्फ AgCl है तो यहाँ पे AgCl होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है आपको 3.4 इंटू 10⁻6, और सॉल्वेंट का भी है 2.02, है ना, 2.02 इंटू 10⁻6, और कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। ठीक है। तो इस तरह से आप कंडक्टिविटी ऑफ AgCl निकाल लेना। ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ AgCl निकाल लेना, इसका आएगा 1.38 इंटू 10⁻6 आने वाला वैल्यू पुट माइनस करने के बाद। ठीक है। तो या अगर आपके पास कप्पा आ गया तो अब ये निकाल सकते हो ना अभी, है ना, कैसे, मोलर कंडक्टिविटी इन फाइन डायल्यूशन इज इक्वल टू 1000 इंटू, अच्छा ये भी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन टू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन टू यू, राइट। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना तो एस है, तो ये दिस इज गिवन टू यू, दिस यू हैव कैलकुलेटेड नाउ, तो ये आप निकाल ही सकते हो, है ना। तो ये निकालने के बाद के पे निकाल देना। AgCl के लिए एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के, है ना, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से एस निकलेगा और आप इसके बाद इसमें पुट कर देना, के पे निकल आएगा। अभी हमें एक बहुत खास टॉपिक पढ़ना है, वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। तो ये एंट्रेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। ठीक है। आपको समझना है, लेकिन जैसे कि सबसे पहले मैं टाइट्रेशन, अच्छा टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन आपको पता है ना, सिंपल टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेन एंड टाइटर चाहिए आपको, है ना, एक बुरेट चाहिए, कॉनिकल फ्लक्स चाहिए। तो उसमें आप करते क्या हो, एसिड बेस रिएक्शन करते हो, रिडॉक्स रिएक्शन करते हो, इक्विवेलेंट पॉइंट निकालते हो। तो यहाँ पे भी वही करना है, लेकिन इसमें करना क्या है, आपको मेजरमेंट क्या करना है, कंडक्टिविटी। ठीक है। कंडक्टेंस, सॉल्यूशन में कंडक्टेंस मेजर करना है एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द टाइट्रेन या फिर टाइटर। ठीक है। टाइटर का मतलब जो आप बुरेट पे लेते हो उसको हम टाइटर बोलते हैं, और जो नीचे आपको कॉनिकल फ्लक्स में होगा उसको हम टाइट्रेन बोलते हैं। तो मतलब क्या करना है, एट डिफरेंट फेस, एट डिफरेंट वॉल्यूम, है ना, एट डिफरेंट टाइम हमका कंडक्टिविटी क्या है सॉल्यूशन का, हम वो मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टाइट्रेशन। ठीक है।
तो टाइट्रेशन ऑफ, सबसे पहले एक काम करते हैं, टाइट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलने से क्या होगा, एसिटिक एसिड है ना, वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप वीक बेस भी ले सकते हो और स्ट्रॉन्ग एसिड आपने ले लिया HCl, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आपने क्या करा, सपोज लेट अस कंसीडर कि जो आपका बुरेट है ना, बुरेट में आपने क्या करा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और जो कॉनिकल फ्लक्स है, कॉनिकल फ्लक्स में क्या लिया, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे मेजरमेंट करोगे, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट करोगे कंडक्टिविटी, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेन, टाइट्रेन यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लिख देना आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो इसमें कुछ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सिर्फ एसिडिक एसिड है ना, और एसिडिक एसिड कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है, तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे से शुरू होगा। तो जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे डालना शुरू करोगे तो रिएक्शन क्या होगा, CH3COH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों पे रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसिड मिलने वाला है, ठीक है, सोडियम एसिड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये तो आपका सोल्ट बन गया, और सोल्ट का जो कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, वीक एसिड से ज़्यादा होता है। और ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसमें इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इस दोनों के कंपैरिजन में इसका और इसका जो कंडक्टिविटी है ये दोनों ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा ग्राफ इसलिए, ठीक है। और जब ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, दोनों का जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम हो जाएगा तो एक इक्विवेलेंट पॉइंट हमें मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड दे ही रहे हो, ठीक है, आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो कंटिन्यू कर रहे हो तो आपका अभी जो सोल्यूशन है उसमें अभी क्या हो जाएगा, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा, कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पे लेना है, बीकर पे लेना है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पे लेना है, बुरेट पे लेना है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हमेशा आपका पहले वाला कहाँ पे होता है, ये कॉनिकल फ्लक्स में होगा, और स्ट्रॉन्ग वाला कहाँ पे होगा, ये हमेशा बुरेट में होगा, ठीक है, ऊपर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में आपको क्या मिल रहा है, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड प्लस और क्या है, सोडियम एसिड नया करके फॉर्म हुआ है ना, ये दोनों हैं। इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में सिर्फ आपके पास अभी सोडियम एसिड है, ठीक है। इस वाले लाइन में क्या है, इसमें तो आपके पास तो सोडियम एसिड तो है ही, साथ में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हो ना, कंटिन्यू कर रहे हो, वो ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यही है, ठीक है, ग्राफ इस तरह का होगा, ठीक है, ग्राफ इस तरह का होगा, इस लाइन को देता हूँ, तो ये आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो सेकेंड वाला जो टाइट्रेशन है, ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस बार आपका कॉनिकल फ्लक्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें आप क्या डाल रहे हो, बुलेट से एसिडिक एसिड डाल रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, तो इनिशियली जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो विथ एडिशन ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, तो अब क्या फॉर्म होने वाला है, CH3COONA, ठीक है, और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनिशियली क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, ठीक है, एसिड आयन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, उसके वजह से OH माइनस के रिस्पेक्ट में एसिड आयन का साइज़ बड़ा होने के वजह से उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा, तो इसका कंडक्टिविटी थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इसलिए कंडक्टिविटी ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है, ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एक इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपका सिर्फ सोडियम एसिड रहेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो इस पॉइंट पे सबसे कम हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, एसिडिक एसिड और ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो और ऐड करने पे और ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने वाला है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट रह जाएगा ग्राफ, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक अगर ऐड करोगे तो आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट आपका कांस्टेंट हो जाता है। अगर वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग लोगे तो आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, एब्रप्टली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बाकी दो आप कर लेना, ठीक है, बाकी दो मतलब अगर दो अलग तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो 3 नंबर पे जैसे कि 3 नंबर पे अगर मैं लेता हूँ, जस्ट वेट, इफ़ आई टेक ओके वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, वीक ऐसे ही कम है,
तो वीक में वीक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम आयन जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, या फिर जो सॉल्व बनेगा। तो वीक में वीक ऐड करा, जैसे कि आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिडिक एसिड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व मिलेगा ना। तो सॉल्व का तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे तो ज़्यादा ही होगा, इससे इंक्रीज़ होता है। उसके बाद ये तो वीक है, तो वीक ऐड करने पर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। 4 नंबर पे क्या होगा, 4 नंबर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इनिशियली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहे हो तो सॉल्व बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्व का कंडक्टिविटी एक सेम है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा ग्राफ। तो इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद क्या होगा, और ज़्यादा आप दे रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हो जाएगा तब, ठीक है। तो वो नेचर से डिपेंड नहीं करेगा अभी, तो आयन ज़्यादा होने की वजह से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।